नमस्कार मित्रों, स्कूल व्याख्याता की काउंसलिंग के लिए जा रहे चयनित सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करें कि आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो और आपको जल्द से जल्द पोस्टिंग मिले। ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए काम का है जो स्कूल व्याख्याता के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी यानी काउंसलिंग के लिए बीकानेर जाने वाले हैं। पूरी डिटेल से मैं आपको बताऊंगा, एक एक पॉइंट पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसलिए सभी जितने भी पॉइंट हैं आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपके टोटल डाउट्स का समाधान हो जाएगा। फिर भी वीडियो पूरा देखने के बाद लास्ट में भी आपके कोई डाउट रह जाए तो आप जो है कमेंट करना, उसका भी जवाब जो है वो दिया जाएगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं, तैयार करने हैं, किस प्रकार से सेट बनाना है, उसको नत्थी करना है, ताकि आप वहां जाओ तो सीधा पहली बार में आपके टिक टिक लगा के ओके ऐसे जो है वो हो जाए। तो बात करते हैं हम, और वो जो निदेशालय की ओर से जो डिटेल आई है उसको भी हम देख लेंगे। पूरा एक एक फॉर्म, शपथ पत्र, पूरी जानकारी जो है हम देखने वाले हैं। ये वो भाग्यशाली है पॉलिटिकल वाले, पहले छः छः थे, अब इसमें पांच नाम आए हैं। तो आपको पता होगा तारीखों का कि ये जो है ना 4 तारीख से सत्यापन हेतु 4 को बुलाया है इनको, और जो है इसमें आगे शुरू हो गई है। तो इसमें देखो, ये अभी जारी हुई थी विज्ञप्ति, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा कार्यालय। तो इसमें 25/10/2024 को जो विज्ञापन आया था उसके 6 विषय अंग्रेजी, हिंदी, गणित, भूगोल, संस्कृत और राजनीति विज्ञान, इनके काउंसलिंग शुरू होने वाली है। 4 तारीख को जो है ना, 4 दिसंबर को आपको बुलाया गया है। कहाँ पे? बीकानेर में लालगढ़ पैलेस के पास हेरिटेज हॉल में। ये education.rajasthan.gov.in/secondary, इस पर भी आप और डिटेल से अपना नाम जो है सूची और तलाश कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी हम डाल देंगे ये जो पूरा डिटेल फॉर्म है। और इस प्रकार से आपकी तारीख आएगी कि कितनी तारीख को आपको उपस्थित हो। उस तारीख को आपको आवश्यक रूप से उपस्थित हो जाना है, किसी प्रकार की लापरवाही जो है वो आपको नहीं रखनी है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके ले जाने हैं, पहले हम सीधी उसी की चर्चा कर लेते हैं। फिर मैं आपको वो पूरा जो 8 पेज की जो विज्ञप्ति है जो जारी हुआ है, प्रपत्र वगैरह जो परफॉर्मा ये वाला, उसकी भी हम जो है वो चर्चा करेंगे। ये है ना, ये पूरा का पूरा, ये एक एक चीज़ आपको मैं समझा दूंगा किस प्रकार से आपको तैयार करना है, ठीक है? क्योंकि ये अपने में जब से मेरा खुद का वेरिफिकेशन हुआ के बाद से मैं लगातार विद्यार्थियों को ये बताता आ रहा हूँ। और अपना यूट्यूब चैनल पर पहले 2018, 20, 22 उसमें कई वीडियोस भी है डिटेल से। तो हम एक बार पुनः इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले एक तो आपको अपना आधार कार्ड, यथासंभव आधार कार्ड ले जाएं। फोटो युक्त आईडी में आधार कार्ड जो है वो आ जाता है, ठीक है? क्योंकि आधार कार्ड हर विद्यार्थी के पास मिलेगा। अब मान लो आप कहेंगे आधार में नाम में थोड़ी मिस्टेक है, सही करवाएं क्या? तो 5-7 दिन में सही हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कई बार क्या है, 2 चांस होते हैं, फिर होता नहीं है, फिर दिल्ली होता है। तो उसको लेके आप टेंशन नहीं लें, कोई दिक्कत नहीं है। नाम इसमें इसका कोई इश्यू आने वाला नहीं है। हल्का फुल्का अगर कोई स्पेलिंग का, कोई स्पेस का है तो आप उसकी चिंता नहीं करें, जैसा भी है उसको ले जाएं। साथ ही एक आईडी और ले जाएं। आपको अगर मिसमैच है नाम, तो कोई भी और आईडी, जैसे पासपोर्ट है या फिर आपके पास लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पैन कार्ड लगभग सबके पास मिल जाता है, तो वो ले जाना, ये काफ़ी रहे। 10वीं की मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट, ये क्या होता है? जिन्होंने कई सालों पहले 10वीं की, उनकी एक मार्कशीट छोटी साइज की आती है, छोटे पेज पे, आधे पेज पे। उनको एक अलग से, एक पूरे पेज का अलग से बोर्ड सर्टिफिकेट आता है। आजकल जो मार्कशीट आती है वो एक पूरे पेज पे आती है, A4 साइज पे, फोटोकॉपी वाला कागज है ना, उसमें साथ में ही आता है बोर्ड सर्टिफिकेट। समझ गए? तो 10वीं की मार्कशीट अगर साथ में ही है तो साथ में ही है, उसको अलग नहीं करना है, साथ में ही आ जाएगा। जिन्होंने पहले कर रखी है उनका अलग से बोर्ड सर्टिफिकेट। ये कहाँ से मिलेगा? तो जिस विद्यालय से आपने किया उसी से मिलेगा, वहाँ नहीं मिले तो अजमेर से मिलेगा। अब आप कहेंगे वो नहीं है तो सबका इसका उपाय भी है। कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है और लाने में टाइम लगेगा, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, या सुधार में टाइम लगेगा, तो उसका एक तत्कालीन उपाय होता है शपथ पत्र। शपथ पत्र कोई साधारण चीज़ नहीं है कि हमने ऐसे ही कुछ भी नहीं, वो कानूनी दस्तावेज है। आप उसमें जो कह रहे हैं वो कानूनन सही है। अगर आप ऐसा अ, कुछ गलत उसमें दे देते हैं तो फिर आपके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है।
ऐसे ही 12वीं की अंक तालिका और बोर्ड सर्टिफिकेट, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल की जो ग्रेजुएशन है आपकी, या बीए, बीएड, बीएससी, बीएड 4 साल के जो भी है, तीनों सालों के, चारों सालों के मार्कशीट, जो भी आपके पास मटेरियल है, वो तीनों सालों की, अगर आपने मान लो अंक बार के लिए 1 साल और किया सुधार, तो 4 साल की जितनी भी है आपको ले जानी है अंक तालिका। ठीक है, फिर डिग्री, ग्रेजुएशन की, बीए, बीएससी, बीकॉम की डिग्री, डिग्री लगभग 2-3 साल बाद आती है, तो आपको यूनिवर्सिटी जाके प्रोविजनल डिग्री लेकर आनी है, वहाँ दे देते हैं आप। ठीक है, वो आजकल ऑनलाइन आवेदन भी होता है, तो आप घर बैठे भी कर सकते हैं, आप देख लेना। डिग्री है तो डिग्री, नहीं तो प्रोविजनल डिग्री, ये ज़रूरी है, लानी है। ये आप नहीं ले जाओगे तो फिर आपके रिजल्ट के आगे पी लिखा आएगा, प्रोविजनल आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको इसे वापस भेज देंगे, जाओ जाओ। कई बार विशेष परिस्थिति हो जाती है, स्वास्थ्य खराब हो गया, कोई और हो गई कारण, तो आप फिर शपथ पत्र, हालांकि यहाँ शपथ पत्र सब जगह नहीं चलेगा, आप कोशिश करें डिग्री ले आए। पीजी यानी आपके एमए, एमकॉम, एमएससी जो भी है, उसकी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, या मान लो आपने ठीक उसमें सुधार किया है तो 3 साल जो भी है वो, प्लस उनकी डिग्री या फिर प्रोविजनल डिग्री। मूल निवास राजस्थान का प्रमाण पत्र, मूल निवास अगर आपका नहीं बनता है तो आपको जनरल में माना जाएगा, अदर स्टेट के तो वैसे आपका मूल निवास नहीं बनेगा, आपको किसी प्रकार का आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। जाति पर मूल निवास की देखो कोई डेट नहीं होती कि नया बनवाना है क्या, मूल निवास आपने एक बार बना लिया बहुत है। ये प्रयास जरूर कर सकते हैं कि अगर आपके पास पुराना है, आजकल जो डिजिटल वाला जिस पे एक होलोग्राम होता है, डिजिटल साइन वाला, वो नहीं है तो वो बनवा ले, में थोड़ा ठीक रहेगा अगर आपके पास समय है तो। जाति प्रमाण पत्र में देखो, जितने भी आरक्षित वर्ग है उनको जाति प्रमाण पत्र चाहिए होता है। एस सी और एस टी वर्ग में जाति प्रमाण पत्र कभी भी पुराना नहीं होता, ध्यान रखना, क्योंकि उसमें आय की कोई सीमा नहीं है। जबकि ईडब्ल्यूएस है और ओबीसी है, इनमें आय की सीमा है, क्रीमी लेयर का एक लेवल है कि अगर उनकी आय इतने से ज़्यादा है तो क्रीमी लेयर में आ गए, और आय कभी भी बढ़ सकती है, अचानक कोई काम, मान लो नौकरी लग गई, कोई काम धंधा हो गया, आय बढ़ गई। तो इसलिए आपको क्या करना है कि एमबीसी में भी आय सीमा का नहीं है मेरे ख्याल से, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का है। ईडब्ल्यूएस एक वित्तीय वर्ष तक मान्य होता है, ओबीसी भी 1 साल तक मान्य होता है। शपथ पत्र देकर 3 साल तक आप इसको मान्य कर सकते हो। इसमें दो बातें आती हैं कि जो फॉर्म भरा था फर्स्ट ग्रेड का, उसकी जो लास्ट डेट थी, उस दिन तक का आपका अगर बना हुआ है, उससे पहले का नया, लास्ट डेट से पहले का, तो वो आपको ले जाना है। अब मान लो आपका उस समय फॉर्म नहीं था, आपने फॉर्म भर दिया, आपके पास ओबीसी या नहीं था, तो आपको अब बनवा लो नया, ठीक है, या वो खो गया कुछ भी, और आप एक शपथ पत्र 50 रुपए का ले जाना कि मैं पहले भी ओबीसी में था और आज भी ओबीसी में हूँ, किसी भी क्रिमिनल में नहीं आता, या फिर मैं ईडब्ल्यूएस में था, आय सीमा 8 लाख थी, आज भी 8 लाख है। इस प्रकार का एक शपथ पत्र आपको देना होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, अब है विवाह है। अब कई अविवाहित भी मैसेज करते हैं कि विवाह नहीं हुआ, शपथ पत्र प्रमाण पत्र बनाओगे, कैसे बनाओगे भाई? तो जिनका विवाह हुआ है उन्हीं को विवाह प्रमाण पत्र बनाना है। अब कोई कहे कि मेरा तो अभी हुआ है, 4 तारीख को ही होगा, या अभी कल ही हुआ है, तो क्या करें? तो टाइम लगता है, जिस भी चीज़ में टाइम लगता है उसका तत्कालीन उपाय क्या है? शपथ पत्र। मिनिमम 50 रुपये का स्टाम्प पेपर, उसके ऊपर नोटरी की साइन हो, और जो बात आपको कहनी हो लिखी हुई हो कि भाई मेरा विवाह हो गया, परंतु किसी कारणवश या समय के अभाव में प्रमाण पत्र नहीं बना पाया, और जो है मैं शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जैसे ही बन जाएगा मैं विवाह को पेश कर दूंगा। इस टाइप की लैंग्वेज वो जो स्टाम्प देते हैं, वहाँ टाइपिस्ट होते हैं उनके पास, सेव रहता है, आप चिंता नहीं करें। चरित्र प्रमाण पत्र दो टाइप के होते हैं। एक तो रेगुलर, रेगुलर का मतलब आपने लास्ट रेगुलर क्या किया, 10वीं, 12वीं, या फिर बीए की होगी, या फिर एमए की होगी, या बीएड की होगी। एक तो होती है प्राइवेट पत्राचार से, या फिर नॉन रेगुलर जो होता है ना, स्टूडेंट नॉन कॉलेज, उस एक रेगुलर में आपने फॉर्म भरा, वहाँ स्कूल आप जाते हो, कॉलेज आप जाते हो, तो ज़्यादातर आपके लास्ट बीएड ही होगी मेरे ख्याल से, या एमए होगी। ठीक है, या फिर बीएड पत्राचार से की है तो फिर बीए होगी, जो भी रेगुलर आपने किया उसका चरित्र प्रमाण पत्र ज़्यादातर क्या करते हैं, हर कॉलेज वाले साथ में दे देते हैं आपको, मार्कशीट दी और ये प्रमाण पत्र दे दिया। उस समय में उसका महत्व नहीं समझते, इधर उधर गंवा दिया, या कई बार भूल से किसी के साथ ओरिजिनल भेज दिया,
ओरिजिनल नहीं देना उनको, ओरिजिनल केवल दिखाना है फाइल में, कि कॉपी लगानी है। अब क्या करें? तो यथासंभव उस कॉलेज से संपर्क करें और ऑनलाइन मंगवा लें, डाक से मंगवा लें या वहाँ जाके ले आएँ। कईयों ने कहा हम जम्मू कश्मीर से बीएड की कॉलेज ही बंद हो गई। ऐसी स्थिति में फिर ये थोड़ी है कि कॉलेज को हम खोल लेंगे नहीं और करवा लेंगे, ताला खोल लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में फिर वही उपाय है, शपथ पत्र दे देवें कि मेरा एक बनवा लेवें, ₹50 और लगेंगे कि भई 50 क्या 100 150 ही मान लो, क्योंकि भई मेरा चरित्र प्रमाण पत्र मुझे मिला नहीं था या खो गया और उस कॉलेज से मैंने ये की है, अब वो बंद हो गई फलाना-फलाना। यथासंभव आप इसको ले आएँ या हो। दूसरा 2 चरित्र प्रमाण पत्र जो आपको किताबों की दुकान पे मिलते हैं 1-1 रुपए में, सादे पेज पे, या आप ऑनलाइन भी निकाल लो प्रिंट आउट पर, उसको आप भर लो, नाम आपका पिता का नाम और राजपत्रित जो है गज़ेटेड फर्स्ट ग्रेड, उनसे आप साइन करवा लो 2 अलग-अलग व्यक्तियों के, ठीक है? 2 वो रखो। ये ओरिजिनल लगाने हैं साथ में, ये नहीं कि आप इसको दोबारा काम में ले लोगे बार-बार। इसमें ये भी 6 महीने तक वैलिड होते हैं, ऐसे सुना हुआ है, नया बनवा लेना। एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आप जिस विभाग में काम कर रहे हैं, उसको कोई आपत्ति नहीं है। अगर मान लो आप पे कोई मामला चल रहा है, विभागीय जाँच चल रही है, कार्रवाई चल रही है, तो वो एनओसी जारी करते नहीं हैं, ठीक है? या फिर करते हैं तो कुछ टिप्पणी करते हैं उसमें। तो एनओसी भी आपको विभाग से लेनी है। इसके लिए आप ग्रेड 3 में है, ग्रेड 2 में है या किसी और विभाग में है, तो संबंधित जो आपका नियुक्ति अधिकारी है या जो आपका वेतन बनाते हैं वो अधिकारी है, उनके हस्ताक्षर करवा के और उसको आगे फॉरवर्ड करके आप खुद ही बाई हैंड ले आओ, आपको 1 दिन में दे देंगे, कोई दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है। एक ये होता है कि आपने फॉर्म भरा, आप राजकीय सेवा में है, ग्रेड 3 है, ग्रेड 2 है, या कहीं बाहर आप नौकरी कर रहे हैं, भले ग्रेड 1 में हो, केवीएस में हो, राजस्थान आना चाहते हैं ग्रेड 1 में, या आर्मी में है, कुछ भी है। तो ऐसी स्थिति में आपने फॉर्म भरा, तो संबंधित विभाग को सूचित किया था क्या? नियम होता है सूचित करना कि मैं परीक्षा देने जा रहा हूँ। राजस्थान में साला दर्पण पर उसकी भेजी जाती है एप्लीकेशन, फिर पीओ, जैसे टीचर्स के लिए पीओ फॉरवर्ड करता है, नियुक्ति अधिकारी उसको फॉरवर्ड करता है विभाग को, विभाग से आती है। अब मान लो ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, भूल गए, हो गई, कुछ और हो गया, तो एक एप्लीकेशन लिख लेवें और उस पे जो है आप अपने नियुक्ति अधिकारी के साइन करवा लें। ठीक है? वो भी आप इसको ले जाएँ कि भई ये जो है इनको भी कोई आपत्ति नहीं है इस टाइप का। तलाक, टिकरी, तलाक में टिकरी जो कोर्ट का जो निर्णय होता है, वो चाहिए होगा यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है कि जब फ़ॉर्म की लास्ट डेट थी, तब तक माँगा गया था, उस तक का होना चाहिए। फिर भी आप ले जाएँ, कई बार होता है कि अगले दिन आया, कोर्ट में मामला चल रहा था तो आप ले जाएँ, वो आपको व्यक्तिगत स्तर पे फिर वहाँ आपका जो है समाधान किया जाएगा। विधवा महिला है तो उसको पति का मृत्यु प्रमाण पत्र ले जाना होगा, साथ ही एक उसके पति के साथ जॉइंट आईडी, राशन कार्ड हो, आधार, उसका कोई प्रूफ कि भाई उसी का पति है, ऐसे 2 आपको ले जाने होंगे। इस मामले में ये होता है आपके कि फॉर्म की लास्ट डेट के बाद परीक्षा से 60 दिन पहले संशोधन का मौका मिलता है। उसमें आप अपनी कैटेगरी को संशोधित कर सकते हैं। मान लीजिए आपके साथ घटना हो गई बाद में, तो आप उस टाइम आपने एडिट करवा दिया वीडियो का, या फिर आप पहले ईडब्ल्यूएस में नहीं थे, आप ईडब्ल्यूएस में आ गए, या आप पहले जनरल थे, अब ईडब्ल्यूएस में आ गए, या आप जनरल हो गए, जो भी आप कैटेगरी एडिट किया आपने, तो वो आपको मौका मिला था। अब आप भूल गए, पता नहीं है, या हमें तो पता नहीं था भई, गम में थे, तो आप अपना डॉक्यूमेंट ले जाएँ, हो सकता है वहाँ आपका वहीं पे कोई वो समाधान कर दें, अगर ऐसा आप नहीं कर पाएँ। इसमें विवाह का ये रूल है, तलाकशुदा उनके लिए, विधवा के लिए रूल है कि जिस दिन फॉर्म की लास्ट डेट थी, उसके बाद में एडिट का मौका मिला, एडिट की लास्ट जो डेट थी, उस तक उसने विवाह नहीं किया है, दूसरा, पुनर्विवाह नहीं किया, इसका शपथ पत्र आपको देना होगा। ये भी आपको है इसमें, और तलाकशुदा के लिए भी है। तो इसमें देखो, तलाकशुदा या विधवा महिलाएँ नौकरी लगने के बाद विवाह कर सकती है। तो कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपको डराए कि नौकरी छूट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका हक है। आपने नौकरी हासिल की, इसके लिए आपने अपने जो भी आपने कष्ट सहे वो अलग बात थी, तो ये आप इसको ध्यान में रखें, ठीक है? इसमें क्या रूल है कि सर्विस हालाँकि जॉइनिंग तक रख लें, बाकी इसमें तो लास्ट डेट तक का ही लिखा हुआ है।
आगे है फॉर्म की कॉपी। कौन सा फॉर्म? जो आपने ऑनलाइन भरा, वो जो एप्लीकेशन आवेदन पत्र था, वो आपको चाहिएगा। वो कहाँ मिलेगा? एसएसओ आईडी से वापस ढूंढ लो। बीएड की भी आपको अंक तालिका और डिग्री या फिर प्रोविजनल वो आपको ले जानी होगी। अन्य शपथ पत्र संतान संबंधी और जो उसमें दे रखे हैं वो आपको ले जाने होंगे। ठीक है, अब कुछ सवाल और आते हैं विद्यार्थियों के कि नाम में स्पेलिंग में मिस्टेक है, क्या करें? शपथ पत्र देना है, 10वीं के नाम में मान लो मुरारी लाल है और 12वीं में केवल मुरारी है, या बीच में स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेस है, कैसी भी कोई दिक्कत हो आपके नाम में, पिता के नाम में और में, शपथ पत्र देना है। आधार कार्ड को लेके नहीं, मार्कशीटों में किसी में भी। बहुत हल्का फुल्का है, माइनर है, तो उसको ज़्यादा गौर नहीं करें, थोड़ा स्पष्ट है। तो आधार कार्ड में कोई टेंशन नहीं है। विवाह बाल्यावस्था में हो गया, अब विवाह प्रमाण पत्र नहीं बन रहा, क्या करें? विवाह प्रमाण पत्र या तो बन जाना चाहिए, अब क्या रूल है इसका मुझे पता नहीं है, तो नहीं बन रहा तो आप क्या कर सकते हो? आपकी नौकरी में ये कहीं शर्त नहीं लिखी हुई कि आपने आपका घर वालों ने ज़बरदस्ती बाल विवाह कर दिया तो आप नौकरी नहीं लगोगे। घर वाले जिम्मेदार थे, उस समय पुलिस आ जाती तो। इसलिए आपको इस चीज़ को लेकर नौकरी से नहीं रोकेंगे कि भी आपका बाल विवाह हो गया। बाल विवाह अपराध है, परंतु अब हो गया आपके साथ, आप तो भोले थे, 18 साल से छोटे थे, नाबालिग थे, आप क्या कर सकते? इसलिए इसको लेके आप चिंता नहीं करें। यहाँ यही है कि आप शपथ पत्र दे देवें कि मेरा विवाह प्रमाण पत्र अभी बना नहीं है और मैं विवाहित हूँ, इस टाइप का जो भी आपको मैटर वो बताएं। ठीक है, तो ये हो गया। अब संतान संबंधी शपथ पत्र, इसमें यह है कि 2 संतान का रूल है कि 2002 के बाद 2 से अधिक संतान नहीं हो। इसमें भी कुछ छूट ये है कि जैसे मान लो जुड़वां हो गई, पहले एक संतान थी, दोबारा जुड़वां हो गई तो 3 हो गई, परंतु वो 2 जुड़वां तो एक इकाई है। पहले 2 जुड़वां हो गए तो 2 मानी जाएगी। तो इस टाइप के कई रूल्स हैं, उनको आपको ध्यान में रखते हुए करना है। इसमें भी कई और है, जैसे कई बार संतान 3 है, 4 है, अब उसमें क्या रूल अब आपको देखना पड़ेगा कि भाई उसमें सर्विस लग सकते हैं कि नहीं लग सकते, या फिर क्या पाबंदियां रहेगी आपके लिए, वेतन वृद्धि रोकी जाएगी, क्या रहेगा, या वो संतान आपने किसी परिवारजनों को गोद दे दी, या उनको गोद देने के लिए संतान आपने की थी। कई बार होता है कि परिवार में कोई बच्चा नहीं है, तो वो स्थितियां जो है आप अपने वकील से मिलकर चर्चा करें। ठीक है कि भी कानून क्या कहता है और आपको उसके अनुसार क्या फॉलो करना है। किसी भी प्रकार का मेरे कहना है कि तथ्यों को छिपाएं नहीं, कानून के अनुसार, नियमों के अनुसार ही तथ्यों को आप रखें। पीवी, पुलिस वेरिफिकेशन, ये और मेडिकल जो जो है जिला स्तर के अधिकारी का, और पुलिस वेरिफिकेशन एसपी साहब का, ये जो है आपकी ज्वाइनिंग के वक्त आपको देना होगा। ज्वाइनिंग से 1-2 दिन पहले बनवा लें, एक जब तारीख आ जाए। इसमें भी मैं बताऊंगा आपको कि किसी भी प्रकार की एफआईआर हुई है और उसका निर्णय आ गया है, फैसला आ गया है, उसका डिटेल आपको देनी है। नहीं दोगे तो वैसे ऑनलाइन पता चल जाएगा, और नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं। मेडिकल का इसमें कोई ज़्यादा कोई गहन इश्यू नहीं है, एक ठीक ठाक स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए काम के लायक। ओबीसी ईडब्ल्यूएस पहले था, अब नहीं है। पहले आप जनरल में थे, सर्टिफिकेट बना नहीं, जनरल में भर दिया, अब ईडब्ल्यूएस बन गया, क्या करें? तो अब उसका कोई उपाय नहीं है। अगर आपने कैटेगरी संशोधित नहीं किया तो आपका जनरल में ही रिजल्ट काउंट होगा। आप पहले ईडब्ल्यूएस थे, अब आपका ईडब्ल्यूएस नहीं बन रहा, अब आपकी आयु बढ़ गई या कोई भी कारण से अब आप प्रमाण पत्र नहीं दे पा रहे, तो भी आप जनरल की मेरिट में ही काउंट होगे, आपको आरक्षण का लाभ दे नहीं है। ऐसा ही ओबीसी के लिए लागू है नहीं। आज की डेट में आप है कि नहीं, मेन ये चीज़ है। पहले क्या थे उसका नहीं, इसीलिए तो मंगवा रहे हैं। एनओसी कब की? तो एनओसी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओ, तब आपको लेकर जानी है साथ में बाकी। ठीक है, कॉपी कितने कितने सेट? तो 2 सेट, 2 सेट, है ना? अब चलो मैं आपको वो पूरा दिखाता हूँ उसमें क्या क्या दे रखा है। मोटा मोटी बातें अपनी हो गई, अब ये एक एक लाइन आपको बताता हूँ। ये यस गुरु एप्लीकेशन है, पता ही होगा आपको। आप में से भी कई विद्यार्थियों ने यहाँ से टेस्ट सीरीज जरूर दी होगी, या फिर पिछली बार कोर्सेज हमने लॉन्च किए थे स्कूल व्याख्याता के लिए, कंप्लीट कोर्स और पार्ट वाइज भी, अलग अलग हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान में। तो आपके परिवार के कोई सदस्य तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको सजेशन दे सकते हैं, और साथ ही
स्कूल व्याख्याता की तैयारी के लिए आप अपने छोटे भाई बहनों दोस्तों को सजेशन दे सकते हैं। मैनेजमेंट की पुस्तक बहुत बेहतरीन शॉर्ट स्वीट पॉइंट टू पॉइंट पुस्तक है। 120 पेज है, 110 रुपये MRP है। ऑनलाइन भी मंगा सकते हो इस नंबर से 8949279482। ऑफलाइन भी हर दुकान में आपको मिल जाएगी इजीली। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी साथ में है 500 प्लस, PYQ भी है व्याख्या सहित है, और नोट्स रूप में है डिटेल के साथ नए सिलेबस के अनुसार। ठीक है, इसी प्रकार से पीवाईक्यू के लिए भी अपनी एक बुक जो है वो आई हुई है, वो भी आपको दिखा देता हूं मैं। ये पीवाईक्यू के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक रहेगी। 20 पेपर अब तक 2011 से 25 तक, यानी आपने जो दिया वो वाला भी हमने शामिल कर दिया। व्याख्या बहुत शानदार है, प्रत्येक सब्जेक्ट की अलग अलग एक्सपर्ट से व्याख्या करवाई है, और रवि सर और मैं हूँ इसमें लेखक में। और इसमें खास बात यह है कि करंट अफेयर के पुराने से लेके सारे क्वेश्चन हटाए हुए, कोई काम के नहीं है। पुराने ओल्ड सिलेबस के टॉपिक हटाए हुए, वर्तमान सिलेबस से संबंधित क्वेश्चन हमने रखे हैं। इसलिए लगभग 240 पेज में ये किताब जो है वो कंप्लीट हो गई है, और 20 पेपर है, यानी लगभग 1500 क्वेश्चन और उनकी व्याख्या जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली। टेलीग्राम चैनल का आपको पता होगा, ये है, इस पे हम डिटेल भेजते रहते हैं, जीके बाई मुकेश डाका। इसको आप सब्सक्राइब कर लेना, इसमें हम वो PDF वगैरह भी इस पे भेज देंगे डेली। इस पे के क्वेश्चन और महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मिलती रहती है। अब ये हम देखते हैं, ठीक है। अब इसको आपको धैर्य से देखना है, आराम से, और अपने फॉर्म को इस तरह से भर लेना है, कोई गलती नहीं होगी। वो आपको कहेंगे कि गजब, इतना सही फॉर्म कहाँ से भर के लाए। पिछली बार हुआ था, एक विद्यार्थी ने कहा कि सर मैंने फॉर्म दिया, पहले RPSC में होता था, और उन्होंने ले लिया, कुछ बोला ही नहीं, सीधा रख लिया, कोई गलती तो नहीं। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है ना, कुछ बोला नहीं। नहीं तो वहाँ विद्यार्थी वो स्टेपल करके ले जाते हैं, फिर खोलते हैं, एक ऊपर लगाते हैं, नीचे लगाते हैं, इधर भागते हैं, परेशानी होती है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है, सर्वप्रथम भरा गया ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है ना आपके पास, फॉर्म भरा था, उस पे बार कोड वगैरह है, आपकी फ़ोटो है, वो वाला, ठीक है। उसके अलावा आपको मूल दस्तावेज, व्यक्ति से आपको खुद को उपस्थित होना है, आधार कार्ड या पहचान पत्र के साथ, क्या मैं ही हूँ, ठीक है। निर्धारित दिनांक और समयावधि। अब कई बार ये है कि मान लो कोई महिला है, हॉस्पिटल में है, बच्चा हो रखा है, ऐसी परिस्थितियों में एक्सटेंड मिलता है, वो आपको कोई कारण देना पड़ेगा ऐसा, ठीक है। और दिनांक और समय अवधि में उपस्थित नहीं होने पर पात्रता की जांच वंचित कर दिया जाएगा। 2 प्रतियों में ले जाना है आपको, क्या, ऑनलाइन भरा हुआ आवेदन पत्र। कौन सा आपने ऑनलाइन भरा था ना, विस्तृत आवेदन पत्र, आपका नाम पता वगैरह वो सब थी उसमें, रोल नंबर वगैरह, वो 2 सेट उसके निकाल लो, ठीक है। और स्व हस्ताक्षरित, आपको किसी के साइन नहीं करने, खुद के करवाने करने हैं। 10वीं की मार्कशीट पे खुद के साइन, 12वीं पे खुद लिख दो, सेल्फ अटेस्टेड या स्व हस्ताक्षर, और साइन कर दो नीचे, ठीक है। कहाँ नीचे खाली जगह होती है ना, वहाँ, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, सर्वप्रथम एक चेक लिस्ट है, आपको जहाँ साइन लिखा वहाँ साइन करने हैं। विस्तृत आवेदन पत्र, कौन सा जो आपने ऑनलाइन भरा था SSO ID से, और अटेस्टेशन फॉर्म कौन सा जो अंग्रेजी में था, इसमें वो लिखा हुआ था कहाँ कहाँ से पढ़े, 2 राजपत्रित के साइन करवाने थे, वो सब। तो 2 सेट है, इसके भी और इसके भी, इन दोनों के 2-2 सेट, सीधी सी बात है। एक RPSC जाएगा, एक निदेशालय से आपके विद्यालय तक पहुंच, ठीक है। स्व प्रमाणित 2 प्रति में, स्व प्रमाणित करनी है ज़्यादातर चीज़ें। अब आप वो उस फॉर्म को ही मत कर देना, आवेदन पत्र को, आपकी मार्कशीटें है ना उनको करनी है, ठीक है। अब राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर किसके, अटेस्टेशन फॉर्म पे, अटेस्टेशन फॉर्म आपने भर दिया होगा, मैंने उसका वीडियो लगा रखा है। और पद नाम की सील, मोहर हो, साइन हो, ठीक है, वो होना चाहिए। उसमें एक व्यक्ति के चलते हैं शायद, दो, वो तो 2 प्रतियां है ना, प्रति कमल कॉपी है वो तो, उसकी मूल की कॉपी है, 2 सेट तैयार करने, तो एक व्यक्ति का चल जाएंगे। जहाँ हाँ है वहाँ हाँ, नहीं तो नहीं। अटेस्टेशन फॉर्म में कोई खाली मत छोड़ो, लागू नहीं तो क्रॉस लगा दो, खाली क्यों छोड़ो, ठीक है। अब आपने ऑनलाइन भरा और मान लो उसमें कोई कॉलम खाली रह गया, तो अब हाथ से उसमें करो, हाथ से लिख दो, ठीक है। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज अनिवार्य रूप से ले जाएं। तो देखो, इन्होंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, मेन सारगर्भित चीजें 2 पेज में इन्होंने कर दिया, 2-3 पेज में। 10वीं 12वीं, देखो 10वीं आ गई, 12वीं आ गई, स्नातक आ गई, स्नातकोत्तर आ गई, सभी वर्षों की अंक तालिकाएं,
बीएड की अंक तालिका मय डिग्री एक लाइन में सारा समेट दिया के रूप में आवश्यक रूप से संलग्न करें। डिग्री नहीं तो मैंने बता दिया आपको सारी चीजें। जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से, ध्यान रखें पिता की ही जाति होती है। मान लो एक पुरुष जनरल का है, महिला एससी की है, तो उनके संतान क्या मानी जाएगी? जनरल। पुरुष एससी वर्ग का है या ओबीसी का है, महिला जनरल है, संतान क्या मानी जाएगी? पिता के अनुसार ओबीसी। समझ गए थे? जाति जो है वो पिता के आधार पे तय होती है, आज के वक्त भी ये भी नियम है। तो आपका एससी एसटी ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस पिता के नाम से, और वो तहसील वाले पिता के नाम से ही बनाएंगे, बनाएंगे नहीं वैसे, पिताजी भले ही मौजूद हो नहीं हो तो वो। मूल निवास प्रमाण पत्र जहाँ लागू हो वहां विवाह पंजीयन, लागू हो मतलब विवाह हुआ है तो, विवाह विच्छिन्न प्रेतकता तलाक शुदा आदि के लिए डिक्री, तलाक के लिए डिक्री, अंतिम निर्धारित तिथि से पूर्व तक, आवेदन की अंतिम तिथि थी ना, लास्ट डेट फॉर्म भरा था उससे पहले की, और विधवा होने पर पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, उससे लिंक का कोई दस्तावेज, राशन कार्ड, वोटर आईडी वगैरह। अब ये नहीं है तो भी आपको ये नहीं आप घर बैठे रहोगे कि अरे आईडी कार्ड मिला नहीं, खो गया, आप जाओ ही नहीं, ऐसा नहीं, आप जाना वहाँ, आपका कोई सॉल्यूशन होगा। और दिव्यांग श्रेणी है तो सक्षम स्तर का प्रमाण पत्र, और आप भूतपूर्व सैनिक है तो पेंशन डायरी, या सेवानिवृत्त नहीं होने पर सक्षम स्तर से जारी अनापत्ति कि भाई मैं होने वाला हूँ, भी हो जाऊंगा, ऐसे जो भी है, और सौ प्रमाणित फोटो प्रतियां सभी के ऊपर। यदि अभ्यर्थी सेवारत है, आप नौकरी में है, ये क्या लिखा मैंने यहाँ, एग्जाम से 60 दिन पूर्व आता है संशोधन का। मूल डॉक्यूमेंट आपको ले जाने ही है, मूल तो प्लस 2 सेट उनकी कॉपी के ले जाने हैं, डॉक्यूमेंट के 2 सेट तैयार कर लो, फोटोकॉपी निकाल लो, धनाधन। ठीक है। अब है सेवारत होने का प्रमाण पत्र, कि भाई आप सर्विस में हैं आज भी, तो आप कैसे लिखना है कि मैं वर्तमान में राज्य की सेवा में हूँ, आज के दिनांक तक, इतनी तारीख से लगा था, आज भी हूँ, और फिर साइन करवा लो आपके प्रिंसिपल या जो भी अधिकारी है उनके। एनओसी भी लगानी है, लिखा हुआ ना, मूल दस्तावेजों के बाद में आपको शामिल नहीं करेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फाइल सुरक्षित ले जाना, एकदम जान से भी ज़्यादा सुरक्षित। ये नहीं कि ट्रेन में आए खो गई, नींद आ गई थी, ऐसा नहीं हो। अब देखो ये अभ्यर्थी द्वारा सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी तीनों वर्ष बीएड की सभी अंक लगाए प्रमाण डिग्री, ठीक है। फोटो और हस्ताक्षर, फोटो लगानी है, हस्ताक्षर करने 5 फोटो ले जानी है, पासपोर्ट साइज 5, 60 रुपये में 8 देते हैं हमारे तो, आप 8 ले जाना, जहाँ फोटो लगानी है, हस्ताक्षर करने हैं। जाति प्रमाण पत्र, राज्य का मूल निवासी है तो उसको एससी एसटी ओबीसी एमबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए पिता के नाम से। अब आप कहें कि मैं एमपी से हूँ, यूपी से हूँ, हमारे वीडियोस को देखते हैं, वहाँ किताबें भी जाती है अपनी, तो आप वहाँ के, तो आप फिर यहाँ भले ही वहाँ आप एससी में है, परंतु राजस्थान में आपको जनरल में माना जाएगा, अदर स्टेट का होते ही। ठीक है। महिला अभ्यर्थी भी पिता के नाम से। अब मान लो कोई महिला है, यूपी में है और वहाँ पे वो ओबीसी में है, अब क्या राजस्थान में वो जनरल में आएगी? ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस का क्या, अगर वहाँ ईडब्ल्यूएस है ना तो यहाँ ईडब्ल्यूएस में आपको लाभ मिलेगा। ईडब्ल्यूएस में ऐसा है, ईडब्ल्यूएस का लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि वो केंद्र सरकार के हिसाब से आरक्षण वर्ग है, आरक्षण है वो। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ। अब वही बात है, ओबीसी का सर्टिफिकेट है या ईडब्ल्यूएस का है तो लास्ट डेट तक का हो, नहीं है मान लो बहुत पहले यानी अभी बनाया आपने, पहले नहीं था, तो फिर शपथ पत्र देना है। ठीक है। आवेदन की तिथि के बाद का प्रमाण पत्र होने पर आपको एक शपथ पत्र और बनाना होगा, ओबीसी प्लस शपथ पत्र। ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए वही है, महिला अभ्यर्थी पिता के नाम से जारी, क्योंकि पिताजी की आय जो है वो, और अन्य राज्य से, मान लो आप यूपी के, हरियाणा के हैं और अब आप राजस्थान आ गए, तो अब आपको आपके पिता के नाम से भी और पति का नाम का भी अंकन होगा, यानी पिता और पति दोनों का नाम उसमें आएगा। तो वहां पे जैसे पिता जो है वो भी और पति दोनों का नाम आएगा ना, तो ईडब्ल्यूएस में आपको ये ध्यान रखना होगा। ठीक है। विधवा श्रेणी के लिए मैंने बता ही दिया, विवाह विच्छेद के लिए मैंने बता ही दिया, पुनर्विवाह उसे इसके लिए है ये, तलाकशुदा और विधवा परित्यक्ता उनके लिए इस श्रेणी संशोधन के दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किया हो, ऐसा 50 रुपये का एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प आपको देना है, शपथ पत्र देना है। ये देखो, माता पिता के नाम में वर्तनी, इस पे समन्वयंतर होने पर 50 रुपये का शपथ पत्र देना है। ऑनलाइन आवेदन में अंकित नाम और 10वीं की अंक तालिका में अंकित नाम और उपनाम में
अंतर है, आपका नाम और कास्ट में सरनेम में अंतर है। आवेदन में मान लो क्यों? क्योंकि ये ओटीआर गलत हो गया था, तब होता है ये। तो क्या होगा? तो भी आपको कोई चिंता नहीं, शपथ पत्र दे दो कि भई ऐसे भूल हो गई थी। दस्यु में फलाना राम और ऑनलाइन में फलाना, हम दोनों एक ही व्यक्ति, इस टाइप का शपथ पत्र देना होगा। मान लो आपने नाम बदल लिया और अखबार में उसका निकाला है, तो फिर उसका गज़ट लगाना पड़ेगा अखबार का वो। स्वयं का फ़ोटो आईडी प्रूफ़ लाना है और 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और वांछित शपथ पत्र जो यहाँ नीचे दिए गए हैं वो 30 मिनट पहले उपस्थित होना है। ये वेबसाइट है, आपके मोबाइल ईमेल पे जानकारी आती रहेगी। इस नंबर पे भी आप कॉल करके कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। वो उठाएँगे नहीं उठाएँगे इसका पता नहीं। किसी की अफ़वाह में नहीं आना है कि काउंसलिंग में ऐसे-वैसे होगा, ये होगा, वो जो कुछ भी हो, कोई भी अफ़वाह से बचें। इसका आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, इस पेज का, ठीक है? तो ये मैं खाली भेज दूँगा आपको टेलीग्राम पे, और भी सब जगह मिल जाएगा। तो अब ये मैं आपके भरवा देता हूँ देखो, यहाँ आपको अपनी फ़ोटो लगानी है, नवीनतम, साइन नहीं करने हैं, लिखा हुआ नहीं है साइन का कहीं। अब देखो दस्तावेज़ का स्थान दे देना, रोल नंबर लिख लें आपको यहाँ पे, दिनांक लिखने हैं, कितनी तारीख को होगा आपका, और आवंटित दल संख्या वो आप एक बार छोड़ देना, वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। अगर आपके पता है तो आप लिख देना। विषय क्या है, आवेदन क्रमांक क्या है, वो आपने जो फॉर्म भरा था ना उसके ऊपर लिखे हुए हैं बहुत लंबे से। अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम हिंदी में लिख देना, हाँ हिंदी में है तो कोई दिक्कत नहीं। विवाह की स्थिति, विवाहित है कि विवाहित, आगे लिख देना। पति या पत्नी का नाम लिख देना, लिंग लिख देना। आधार क्रमांक लिख देना, आधार नंबर, पिता का नाम, जन्म तिथि, जिसमें आते हैं उस पर टिक लगाना। मान लो आप ओबीसी में, टिक लगा दो। आप अनारक्षित है, टिक लगा दो। बस, बाकी को ऐसे काटना नहीं है, ऐसे पूरी तरह से ऐसे 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 काट दो, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। और उसके बाद में विशेष श्रेणी है तो टिक लगा दो, नहीं छोड़ दो। 1/1/25 को क्या आयु हो रही है तो आप अपनी जन्म तिथि लिखो और उससे आप निकाल लो। ये इतनी तारीख को आप इतने फिक्स साल के हो रहे थे, पहले 24 का निकाल लो फिक्स, फिर ऊपर के दिन जोड़ लेना। अब ये चेक लिस्ट है, ये सत्यापन दल के लिए, आपको नहीं भरना, ये आपके लिए है। ये डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं। देखो, ऑनलाइन आवेदन की प्रति, अब यहाँ पे क्या है, संलग्न संख्या कितने पेज है, एक, या कितने नंबर पे है, तो सबसे पहले ऊपर ही रखनी है। तो उसके ऊपर आप एक नंबर, ऐसे पेज संख्या होती है ना किताबों के, वैसे एक छोटा सा लगाना ना, एक। उसके बाद में विस्तृत आवेदन की प्रति मय अटेस्टेशन फॉर्म, तो विस्तृत आवेदन जो आपने भरा था ऑनलाइन और अटेस्टेशन अंग्रेजी वाला, वो, तो वो जो है संलग्न संख्या किस पे है, तो वो फिर उसके नीचे है आपके, तो यहाँ पे आप लगा दो 2 नंबर पे, ये 2 नंबर पे है, ठीक है। ये आवेदन की प्रति हो गई। संलग्न संख्या, या उसके पेज लिखने हैं कि 5 पेज है उसके, नहीं वो नहीं लिखना, नीचे योग करना है ना, योग करना है तो इसको थोड़ा और देख लेना आप, मैं और कमेंट करके बता दूंगा, पिन कर दूंगा कमेंट को टेलीग्राम, या फिर आप इसको भले ही आप खाली भी छोड़ो, वहाँ देख के पढ़ लेना किसी के वो क्या बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप प्रत्येक जो डॉक्यूमेंट लगाना उस पे पेज नंबर लगा लेना और इसी क्रम से लगाना, सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन, फिर विस्तृत आवेदन, फिर अटेस्टेशन फॉर्म, फिर आधार कार्ड की प्रति 3 नंबर पे, फिर अंक तालिका, उसके नीचे अंक तालिका और प्रमाण पत्र। तो संलग्न संख्या, अब संलग्न में जैसे कई तो ये बताते हैं कि भी मान लो ये कितनी कितनी है, जैसे अंक तालिका है तो 3 है, 5 हो गई तो 5 लगा दिए। उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका और प्रमाण पत्र ये आ गया, फिर स्नातक का आ गया, स्नातकोत्तर का आ गया, ठीक है, तो आ गए ऐसे नीचे नीचे। उसके फिर नीचे बीएड वाला आ गया, प्रशैक्षणिक योग्यता बीएड, कब उत्तीर्ण की तिथि। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, संलग्न स्वप्रमाणित हाँ या नहीं, तो हाँ ही करना है। हालांकि आधार कार्ड को कोई प्रमाणित नहीं करना, फिर भी कर देना, हाँ आधार कार्ड पे साइन कर देना। ये ऑनलाइन आवेदन पे मुझे लगता नहीं कि साइन होंगे क्या, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, खाली छोड़ देना, अगला कहे तो हाँ भर देना, नहीं तो हाँ हाँ कर देना। मेन तो ये डॉक्यूमेंट इस क्रम से जचे हुए होने चाहिए, तो उसमें उनको आनंद आएगा कि हाँ भाई पढ़ा लिखा है, फर्स्ट ग्रेड बन रहा है और जैसे कहा है वैसे जचा के लाया है। आप EWS है तो वो आ जाएगा, आप जिस आरक्षित वर्ग में है तो वो आ जाएगा उसके नीचे, और अन्य पिछड़ा वर्ग है तो वेद अवधि का प्रमाण पत्र, वो नहीं है तो फिर उसका नीचे शपथ पत्र। आरक्षित वर्ग के अलावा नहीं है तो फिर शपथ पत्र उसके नीचे आ जाएगा। विधवा होने की स्थिति में डॉक्यूमेंट, विवाह विच्छिन्न होने की स्थिति में ये डॉक्यूमेंट, डिग्री वगैरह। अब नहीं है आपके पास तो फिर खाली छोड़ोगे, नहीं कहाँ से लगाओगे, कोई भी जो भी पन्ना है वो लगा दो, या आगे जाके बोल देना कि आने वाली है या जो भी है। संतान संबंधी सुबह घोषणा, ठीक है, नीचे लगानी है। भूतपूर्व सैनिक है तो वो
राजकीय नियोजन नहीं होने वो कि भई मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, परंतु अभी कोई स नौकरी नहीं लगा हूँ। ऐसा आपको एक स्व-घोषणा लिखनी है। खुद की स्व-घोषणा का मतलब लिख दिया कि मैं फलाना-फलाना राजकीय इसमें भूतपूर्व सैनिक हूँ और अभी तक मैंने कोई राजकीय सेवा में जॉइन नहीं किया है, क्योंकि फिर 2 जगह आप नहीं हो सकता। दिव्यांग है तो उसका, और फिर एनओसी आ जाएगी नीचे। फिर स्व-घोषणा कि मैंने जो भी डिग्री वगैरह हासिल की है, वो वैध है, कोई उसमें फर्जीवाड़ा नहीं, इस टाइप की, और नीचे भाषा है वो वैसा बनाना है। फिर चरित्र प्रमाण पत्र आ जाएगा ओरिजिनल वाला। ओरिजिनल नहीं देना है, उसकी कॉपी लगानी है। ओरिजिनल तो आपके जैसे 10वीं की मार्कशीट की तरह है वो, रेगुलर वाला। ये 2 राजद पत्रित वाले ओरिजिनल देने हैं और अन्य शपथ पत्र नीचे। कुल योग, या आपको कुल योग करना है कि कुल कितने हो गए, तो ये पेज के हिसाब से लगाना है। ठीक है, जैसे मान लो ये 1 और ये 2 3 है, तो यहाँ आप 3 लिख सकते हो कि भी 3 है। या क्रम संख्या के हिसाब से लिखो कि वो 32वें पेज पे है तो 32 से 35 आ गया, कि मान लो 32, या मान लो 13वां डॉक्यूमेंट है 13 से 15 आ गया। तो आप देख लेना इसका थोड़ा और में, कोई आप कमेंट करके बता देना। ठीक है, कुल योग यहाँ लिख देना। मेन चीज़ ये है कि ये डॉक्यूमेंट आपके पास और इस क्रम से जचे हुए, देखो लिखा है कि चेक उक्त क्रम अनुसार सेट करें, और जो कॉलम लागू नहीं है उसे अंकित नहीं करें। जैसे मान लो आपके दिव्यांग श्रेणी या भूतपूर्व श्रेणी लागू नहीं है तो लिख दो लागू नहीं, बस। और जहाँ साइन कर दिया आपने प्रमाण पत्र, हाँ कर दो। अब चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको स्व हस्ताक्षर फोटोकॉपी है उस पर कर देना, ओरिजिनल में मत करना। तो स्व हस्ताक्षर मुख्यतः जो आपके एकेडमिक है ना, 10वीं 12वीं BA MA मूल जाति, उन पे करने हैं मुख्यतः। बाकी आप वहाँ खुद मौजूद हो ही, कहें कि ये लो भी कर देते हैं। यहाँ आपके हस्ताक्षर और नाम पता, स्थान दिनांक, स्थान आपका गांव का नाम लिख देना, मोबाइल नंबर लिख। अब यह है स्व घोषणा, मेरी जानकारी के अनुसार सही है जो मैंने डॉक्यूमेंट दिए है ना, कोई तथ्य छिपाया नहीं है, कोई भी होगा जिम्मेदार रहूंगा। इसकी ये स्व घोषणा जो है इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, ये दे देना। उसके बाद में नमूना हस्ताक्षर सामान्य कागज पर सत्यापन दल के सामने भरें, तो वो आपसे भरवाएंगे। ठीक है, अब आपके वहाँ टाइम नहीं था, भर के भले ले जाना चाहिए, जो कहें तो सामने भर देना। तो इसका भी आप क्या है, प्रिंट आउट निकाल के रख लेना। ठीक है, तो इजी रहेगा, नहीं खाली पन्ने पे भी लिख सकते हो, लिख के ले जाना वहाँ और भर देना। वो कहें तो एक इसका फोटोकॉपी रखना, एक ओरिजिनल, एक बराबर रखना, एक कॉपी रखना। तो हिंदी में आपको ऐसा कैसा ही लिखना है, मैं आपका नाम, पिता का नाम, एकदम जैसे यहाँ दे रखा है ना, ये का ये यहाँ कॉपी करना, आप आजकल करते हो भरते हो तब। और मैं यहाँ भी ये चीज़ लिखनी है, यानी इसमें आपके राइटिंग और साइन दोनों आपका प्रूफ हो जाता है। और ये संतान संबंधी सब घोषणा है, आप कहेंगे हम तो अविवाहित है क्या करें, तो अविवाहित के वैसे तो लागू ही नहीं हो रहा ना, तो अविवाहित है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर भी ये सब घोषणा ही है, देखो कोई पैसे तो लग नहीं रहे, क्रॉस क्रॉस कर देना बस, लाइन खींच खींच। अनंतिम रूप से चयनित हुआ हूँ तो 31/5/2002 तक मेरे बच्चों की संख्या, अब तो आप बच्चे हो कि हम खुद बच्चे हैं तो 0 कर देना। आपकी एज बहुत ज़्यादा है तो बच्चे पहले थे तो लिख देना। फिर कर्म संख्या, नाम, जन्म तिथि। अब कई बार ये होता है कि बच्चे का नाम तो भी घर पे तो उसको बाबू बाबू कर रहे हैं, नाम रखा ही नहीं। ऐसी स्थिति में ये कोई नाम फाइनल नहीं हो रहा आपके संतान का। होता है मान लो 6 महीने का बच्चा है, 1 महीने का बच्चा है, उसका नाम थोड़ी रख दिया, तो एक बार ऐसे ही उस पर लिख दो बाबू, कोई जो भी चल रहा है। फिर आगे जो आप तय करो उसका, यहाँ ये नाम को ये नहीं कि फाइनल रहेगा। ठीक है, वो हो गया। क्योंकि मान लो बच्चा मान लो 5 ही दिन का है, 2 ही दिन का है ना, तो इस हिसाब से कई बार 5-5 साल तक नाम तय नहीं होते। 1/6/2002 को इसके पश्चात मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है, या 1/6/2002 को, पहले तक तो ये लाइन थी, अब ये लाइन और आ गई है, इसके वजह से मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है, और वर्तमान में मेरे बच्चों की कुल संख्या ये है। तो अब 2002 के बाद तो तक ये, तो इसमें क्रॉस आ जाएगा। 2002 के बाद हुआ है तो आपको ये लिख देना है। अब आपको कि मेरा तो जन्म ही 2002 के बाद हुआ है, और अभी मान लो एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं या है नहीं, तो लागू नहीं है तो क्रॉस लागू नहीं, और है तो 2002 के बाद वो लिख दो ऐसे। 7 पेज सामान्य घोषणा पत्र, ये 50 रुपये का जो है ना, उस पर ये लिखवाना आपको, नॉन जुडिशल, ये स्टाम्प के ऊपर लिखाना है, इसको नहीं ले जाना इस पन्ने को। 50 रुपये के, कि मैं ऐसे ऐसे चयन हुआ हूँ, या आप इसकी कॉपी ले जाना, उनको बोल देना इसको छाप दो, या छपा हुआ मिल जाएगा उनके पास। चयन हुआ है, मैंने जानकारी दे दी है, सारे आवेदन सही है, मैं धूम्रपान गुटखा नहीं खाता हूँ, श्रद्धा रखूंगा, मैं घर वाले ससुराल कोई शिकायत दहेज नहीं लिया है, देख लो आप, पढ़ लो आप, कोई गड़बड़ मत करना फिर।
ये नहीं नौकरी लग गई और फिर कि भई हाँ, सर नहीं मेरे तो कोई आपराधिक जाँच लंबित है, नहीं कोई दायर हुआ है और मान लो ऐसा कुछ हुआ है तो आपको एफआईआर के फिर एफआईआर लग गई, वो रिपोर्ट दे देनी होगी। तो दस्तावेज़ किसी प्रकार से जाली नकली पाया जाता है तो उसके ये तो ये आपकी घोषणा है कि भई इसको आप अच्छे से पढ़ लो और फिर साइन कर दो और ये कर दो और स्टाम्प के ऊपर करना है। तो अब मेरे ख़्याल से कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं है। आप अगर ईमानदार है, तो साच को कोई आँच नहीं है, ठीक है? और दूसरी बात, कोई छोटे-मोटे डॉक्यूमेंट की कमी से आपको नौकरी से रोका नहीं जाएगा। इतनी मुश्किल से चयन हुआ है, तो ऐसे मुश्किल से रोकेंगे, आसानी से नहीं रोकेंगे आपको। चिंता नहीं करें, टेंशन नहीं लें। जो डॉक्यूमेंट नहीं है, कोशिश करें तैयार करें। फिर भी तैयार नहीं होता है किसी भी कोशिशवश, टाइम लग रहा है, तो उसका शपथ-पत्र प्रस्तुत करें। वो आपको मौका भी देंगे, 10 दिन, 20 दिन में जमा करवा दें, फलाना-फलाना, तो चिंता नहीं करनी है। अब नत्थी क्या होता है, इन डॉक्यूमेंट को आप सुए से ऐसे छेद निकाल के और जो रस्सी होती है फाइल वाली या कोई अच्छा धागा हो, उससे आप बाँध के गाँठ लगा के ले जाएँ। इससे क्या फ़ायदा है, स्टेपलर में बार-बार वो पिन खोलना, कोई डॉक्यूमेंट आगे-पीछे करना हो, दिक्कत आती है। तो आप छेद निकाल के वैसे धागा बाँध के करोगे, फाइल वाला धागा हो या कोई अच्छा मजबूत धागा हो या सूतली हो, उससे क्या है डॉक्यूमेंट को खोलना, वापस सेट करने में सुविधा रहती है। और उसका एक और अच्छा तरीका होता है, स्टैंडर्ड तरीका ये होता है, ये जैसे मान लो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है? इस प्रकार से आपके डॉक्यूमेंट्स का ये आपकी फाइल तैयार डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब आपको यहाँ पे एक कागज़ चिपकाना होता है, एक छेद इधर ऐसे यहाँ छेद निकल के एक छेद, एक धागा ऊपर से और एक इधर से, एक ऊपर की साइड से और एक इधर से। निकाल के ऐसे आप करोगे तो एक मजबूत फाइल सी बन जाएगी, इधर-उधर होगी नहीं। स्टेपल किया, नीचे वाला पन्ना निकल गया, स्टेबल बेचारा कह रहा है कि मैं छोटा हूँ, ये ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों का उपाय ये है कि पहले सुए से छेद निकालो साइड में थोड़ा कोने से थोड़ा नीचे और फिर धागे से एक बार ऐसे धागा सिल लो, फिर एक बार ऐसे सिल लो। एक बार इधर से, एक बार इधर से और एक कागज़ का टुकड़ा भी लगा सकते हो चाहो तो। फिर आप देखना क्या वो कहेंगे कि मज़ा आ गया। तो असली मज़ा तो तब आएगा जब भगवान करें आपका फाइनल सिलेक्शन होगा और आप कमेंट करेंगे और मिठाई जो है आप अपने घरवालों को खिलाएँगे। ठीक है? तो उसका आनंद आएगा। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।